वेलकम फ्रेंड्स टू माय यूट्यूब चैनल द बुक क्लब। ये चैनल मैंने इसलिए बनाया है कि यहाँ पे हम बिजनेस बुक्स से रिलेटेड जो भी नॉलेज है, जो भी लर्निंग है, वो शेयर कर सकूँ मैं आपके साथ, और उन बिजनेस बुक्स को आपको रिकमेंड कर सकूँ पढ़ने के लिए, जिनको पढ़ने के बाद अगर आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं, आई एम श्योर कि वो आपको ज़रूर फ़ायदा करेंगे। लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज़ उमा कांतपाल. I have worked as an HR professional for more than 10 years of time, wherein I was looking after the learning and development, the organization development activities, and many other job responsibilities. So the very first book which I would like to talk about, that is one of the HR book only, The 7 Hidden Reasons Why Employee Leave. So यहाँ पे ऑथर ने उन 7 रीजन्स के बारे में बताया गया है जिनकी वजह से एम्प्लॉय जॉब छोड़ते हैं, और ये 7 रीज़न 1000+ एम्प्लॉयज़ का एग्जिट इंटरव्यू करने के बाद जो एनालिसिस उन्होंने किया है उसके पैटर्न के बेसिस पे बनाए हैं। इस बुक में सबसे पहले एक सर्वे के बारे में जिक्र किया गया है, जो कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का एक सर्वे है, जिसमें कि मैनेजर से एक क्वेश्चन पूछा गया था, आपको क्यों लगता है कि एम्प्लॉयज़ क्यों जॉब छोड़ते हैं। 89% मैनेजर्स ने बोला कि एम्प्लॉयज़ मॉनेटरी ग्रोथ के लिए जॉब छोड़ते हैं, और 11% मैनेजर्स ने बोला कि एम्प्लॉयज़ दूसरे रीज़न की वजह से जॉब छोड़ते हैं। बट मज़ेदार बात तब सामने आई जब यही क्वेश्चन एम्प्लॉयज़ से पूछा गया, और 88% एम्प्लॉयज़ ने बोला कि वो दूसरे रीजंस की वजह से जॉब छोड़ते हैं, और 12% एम्प्लॉयज़ ने बोला कि वो मॉनेटरी ग्रोथ के लिए जॉब छोड़ते हैं। सो नाउ यू कैन सी द डिफरेंस कि देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन व्हाट मैनेजर थिंक एंड व्हाट इज़ एग्जैक्टली द रियलिटी ऑन ग्राउंड कि क्यों एम्प्लॉयज़ जॉब छोड़ते हैं। सो कमिंग टू द पॉइंट, उन 7 रीजंस के बारे में डिस्कस करते हैं, जो कि ऑथर ने 1000+ इंटरव्यू का एग्जिट इंटरव्यू का एनालिसिस करके तैयार किए हैं। नंबर 1 रीज़न जो कि बुक में मेंशन है, द जॉब और द वर्क प्लेस वॉज नॉट एज एक्सपेक्टेड। एम्प्लॉय ने जो जॉब और वर्क प्लेस के बारे में इमेजिन किया था, या जो उनकी एक्सपेक्टेशन थी, वो रियलिटी में मैच नहीं कर रही हैं। ज्वाइन करने से पहले जो उन्होंने सोचा था कि ऐसी जॉब होगी, ऐसा काम होगा, वास्तव में जब उन्होंने ज्वाइन किया वो उनके एक्सपेक्टेशन से अलग था। दैट कुड बिकम द वेरी फर्स्ट ट्रिगर पॉइंट दैट द एम्प्लॉय विल लुक फॉर द जॉब चेंज। सो इसमें बुक में बताया गया है, जहाँ पे एम्प्लॉयज़ ने अपने एग्जिट इंटरव्यू के दौरान बताया कि एचआर ने तो हमें 5 डेज़ वर्किंग कंपनी बोली थी, बट हमारे मैनेजर्स हमें सैटरडे को भी ऑफिस बुलाते हैं, विच वॉज नॉट एज पर देयर एक्सपेक्टेशन। जैसे कि एचआर ने प्रमोशन पॉलिसी के बारे में जो बोला था वो तो अलग थी, और यहाँ पे ऑन ग्राउंड कुछ और चीज़ हो रही है। दिस सेट कि वर्क कल्चर के बारे में नहीं बताया गया था, हमने कुछ और सोचा था, वर्क कल्चर कुछ और निकला है। मैनेजर्स के बारे में कुछ और सोचा था, बट रियलिटी कुछ और निकली है। दे वर थिंकिंग समवन हु विल बी वेरी कोऑपरेटिव, हु विल हेल्प देम एवरी नाउ एंड देन इन देयर वर्क, हु विल गिव देम एम्पल अपॉर्चुनिटी टू लर्न, बट वो सारी चीज़ें नहीं हैं। Number 2, the mismatch and between the job and the person. This is a number 2 reason in the book कि जॉब जो आप करवा रहे हैं और जो स्किल है एम्प्लॉय की, उसमें मिसमैच है, वो मैच नहीं कर रही हैं। इट कुड बी कि एम्प्लॉय की जो स्किल्स हैं वो काफ़ी हाई हैं फॉर द जॉब जो कि आप उनसे करवा रहे हैं, एंड दे आर फीलिंग कि आप उन्हें 100% उनकी पोटेंशियल को यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। So that will also become a reason that the employee will look for a job change, or probably they are feeling कि इस रोल के लिए स्किल्स बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है और वो स्किल उनमें नहीं है। एज एन एग्जाम्पल, जो काम उन्हें करना पड़ रहा है उसमें बहुत ज़्यादा MS एक्सेल की स्किल की ज़रूरत है, और वो काम करने के लिए उन्हें बहुत डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ रही है। दे आर नॉट एबल टू हैंडल द प्रेशर, दे आर नॉट एबल टू हैंडल द रिक्वायरमेंट ऑफ द स्किल ऑफ दैट जॉब रोल। सो दे विल फील कि शायद उनमें वो स्किल नहीं है, और दे हैव लो स्किल विच आर रिक्वायर्ड फॉर दिस जॉब। दैट विल ऑल्सो ट्रिगर देम टू लुक फॉर दी अनदर जॉब। और प्रोबेबली जब कैंडिडेट को वो जॉब ऑफर हुई उस टाइम वो अनएम्प्लॉयड थे, एंड दे जस्ट वॉन्टेड टू हैव सम जॉब इन देयर हैंड, तो जो भी जॉब उन्होंने मिली वो उन्होंने उस टाइम ले ली, एंड नाउ दे आर लुकिंग फॉर समथिंग विच इज़ ऑफ देयर इंटरेस्ट, समथिंग विच इज़ ऑफ देयर इंटरेस्ट ऑफ एरिया, then also they will look for the job change. Number 3 reason which is mentioned in the book, that is too little coaching and the feedback. एम्प्लॉय को लगता है कि उन्हें कोचिंग नहीं मिल रही है, उन्हें कोच नहीं कर रहे हैं उनके मैनेजर, या उनके काम को लेकर उन्हें फीडबैक नहीं दे रहे हैं।
जो उनकी ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। नाउ एज अ मैनेजर इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू थिंक कि आप लास्ट टाइम कब बैठे थे अपने टीम मेंबर्स के साथ। इस बात को 1 महीने से ज़्यादा हो गए हैं कि आपने 1-on-1 मीटिंग करी है अपने टीम मेंबर्स के साथ, जहाँ पे आपने उनकी स्ट्रेंथ का, उनकी वीकनेस का जिक्र किया हो, जहाँ पे आपने उन स्किल्स का जिक्र किया हो जो उनको एक्वायर करने की ज़रूरत है नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेने के लिए, या उनके रोल में आगे ग्रो करने के लिए, या नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की कौन सी स्किल हैं जो कि उनको ज़रूरत है, जिन पे अगर वो काम करें दैट विल हेल्प देम टू ग्रो इन द कंपनी और इन देयर रोल, या फिर उनके काम में कहाँ पे सुधार की ज़रूरत है, कौन सी चीज़ें हैं जिन पे अगर वो काम करेंगे सो पीपल विल नोटिस देम। कब आपने लास्ट टाइम वो सेशन किया था अपने टीम मेंबर्स के साथ। यहाँ पे एक और चीज़ आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जब भी आप अपना ऐसा डिस्कशन करें अपने टीम मेंबर्स के साथ जहाँ पे आप उन्हें फीडबैक दे रहे हैं, आप फीडबैक उन्हें उनके काम पर दें, एज एन इंडिविजुअल मत दें। एज एन इंडिविजुअल अगर आप उन्हें फीडबैक देंगे they will think that you are targeting them. So give them feedback on their working style. Do not give feedback to them, but give them feedback on their working style only. So the another thing which is related to it कि feedback देने के बाद आपका रिलेशन और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। आप दोनों को अच्छा महसूस होना चाहिए उस फीडबैक सेशन के बाद। ऐसा नहीं लगना चाहिए एम्प्लॉय को कि मेरे मैनेजर ने तो आज सारी भड़ास मेरे ऊपर निकाल दी है, या आप इस इंटेंशन के साथ उस फीडबैक सेशन में ना बैठें कि आज मुझे एम्प्लॉय को उसकी सारी की सारी गलतियां बतानी है। इट शुड बी अ फीडबैक सेशन ऑन देयर वर्किंग स्टाइल। इट शुड बी अ सेशन वेयरिन यू विल टेल देम हाउ टू ग्रो इन देयर करियर। इट शुड बी अ कोचिंग सेशन। It should not be a scolding session. So these are the things which are mentioned in the book. In number 3 reason, that too little coaching and the feedback. Number 4 reason which is given in the book is too few growth and advancement opportunity. ये number 3 reason से related है। एम्प्लॉय को लग रहा है कि कंपनी में ग्रोथ की और एडवांसमेंट की अपॉर्चुनिटी ही नहीं है। अब एम्प्लॉय को ऐसा कब लगता है? एम्प्लॉय को लग रहा है कि कोई ग्रोथ नहीं है, एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं है, क्योंकि जो इंटरनल सिलेक्शन प्रोसेस है कंपनी में, एम्प्लॉय को उस पर ट्रस्ट नहीं है। उन्हें लगता है वो अनफेयर है, इनएफिशिएंट है, जहाँ पे पार्शियलिटी होती है, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है ग्रो करने की। देन दे विल थिंक कि वहाँ पे ग्रोथ और एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं है। एम्प्लॉय को लग रहा है कि इंटरनली तो हायरिंग हो ही नहीं रही है, आपकी कंपनी में वो कल्चर नहीं है कि आप किसी सीनियर पोजीशन के लिए नीचे की जूनियर एम्प्लॉयज़ का इंटरव्यू लें या मिडिल लेवल के एम्प्लॉयज़ का इंटरव्यू लें ताकि वो ग्रो कर सकें। आपके पास जो भी पोजीशन होती है आप हमेशा बाहर से हायरिंग करते हैं। देन एम्प्लॉय विल ऑल्सो थिंक कि यहाँ तो ग्रोथ हो ही नहीं सकती। या फिर जो आपका प्रमोशन का प्रोसेस है वो एम्प्लॉय को लगता है कि वो अनफेयर है, या वहाँ पे फेवरेटिज्म होता है। देन ऑल्सो दे विल फील कि ग्रोथ और एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं है। या ग्रो के लिए या करियर एडवांसमेंट के लिए या करियर की ग्रोथ के लिए उन्हें जिन ट्रेनिंग की ज़रूरत है, जिनसे वो नई स्किल एक्वायर कर सकें, वो ट्रेनिंग आप उन्हें नहीं दे रहे हैं। उन्हें लगता है कि सफिशिएंट ट्रेनिंग ही नहीं मिलती है। देन ऑल्सो दे विल फील कि ग्रोथ एंड एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं है कंपनी में, एंड इट विल ट्रिगर देम टू लुक फॉर द अनदर जॉब। Then the number 5th reason which is mentioned in the book is feeling devalued and unrecognized. Now as a human being, हम में से हर कोई ये चाहता है कि हमें वैल्यूएबल फील करवाया जाए। Our work should get recognized not only in our professional life but in our personal life too. Now as a manager, it is our responsibility कि हम अपने हर एम्प्लॉय को, अपने हर टीम मेंबर को वैल्यू फील करवाएं, उन्हें ये फील करवाएं कि वो कंपनी के लार्जर गोल के लिए किस तरह से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। बुक में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि एम्प्लॉय को ऐसा कब फील होता है। एम्प्लॉय को लग रहा है कि इस कंपनी में तो सिर्फ नंबर्स के बारे में बात होती है, एम्प्लॉयज़ के बारे में बात ही नहीं हो रही है, सिर्फ काम काम, फिगर्स, नंबर्स, इनकी बातें हो रही हैं। या एम्प्लॉय को लग रहा है कि दूसरे एम्प्लॉय को तो रिकॉग्नाइज़ किया जा रहा है बट मुझे वो रिकग्निशन नहीं मिल रही है जिसका मैं हकदार हूँ, या मेरे काम को उतनी वैल्यू नहीं दी जा रही है। और द एम्प्लॉय इज़ फीलिंग कि दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में इसी काम के लिए मेरी ज़्यादा वैल्यू की जाएगी जितनी इस ऑर्गेनाइजेशन में होती है। या एम्प्लॉय को लग रहा है कि यहाँ पर तो कोई इस बात की फिक्र करता ही नहीं है कि एम्प्लॉय
क्या सोच रहा है, एम्प्लॉय के इश्यूज़ क्या है, कोई सुनने के लिए ही तैयार नहीं है, then also the employee will feel devalued and unrecognized. If you are a manager who has a team of multiple team member or even one team member, or you are from the HR background, or you are looking to make your career in HR, you need to take care of these things, that the employees whom you are handling, they should feel valued, they should feel recognized. As a manager, आपकी पहचान आपके टीम मेंबर से है. एज एन HR, आपके कस्टमर आपके एम्प्लॉय हैं. अगर आप अपने कस्टमर्स को, अपने एम्प्लॉय को, अपने टीम मेंबर्स को वैल्यूएबल फील नहीं कराएंगे, देन सूनर और लेटर योर वैल्यू विल go down in the company. So it is very important that you make them feel important and recognized and make them feel कि उनका काम कितना important है कंपनी में और वो कैसे contribute कर रहे हैं उस larger goal के लिए जो कंपनी अचीव करना चाहती है. Number 6 reason which is mentioned in the book, that is stress from overwork and work-life imbalance. ज़्यादा काम करने से स्ट्रेस क्रिएट होता है, हम सबको पता है, बट स्ट्रेस को हैंडल करने की एक लिमिट होती है. अगर हर रोज़ ऐसा हो रहा है कि एम्प्लॉयज़ ओवरबर्डन या उन्हें ऑफिस में डेली रात को लेट तक बैठ के काम करना पड़ रहा है, और एवरी नाउ एंड देन यू आर आस्किंग देम टू स्ट्रेच इन द ऑफिस लेट इन द नाइट, देन देयर इज़ अ लिमिट. वो एक लिमिट तक ये चीज़ करेंगे, उसके बाद दे विल स्टार्ट लुकिंग फॉर द जॉब चेंज. इफ़ यू आर गिविंग देम अनड्यू स्ट्रेस, या फिर उनकी वर्क लाइफ में पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के बीच में बैलेंस बनाने का मौका आप उन्हें नहीं दे रहे हैं, विच कैन हैपन ड्यू टू ऑल दीज रीजन्स. एज एन एग्जाम्पल, उन्हें सेक्रीफाइस करने पड़ रहे हैं अपनी पर्सनल लाइफ के बहुत सारे इवेंट, या अपनी पर्सनल लाइफ में प्रोफेशनल लाइफ की वजह से कुछ इवेंट सेक्रीफाइस करने पड़ रहे हैं. उनके पास इतना काम है कि उनके पास अपने बच्चे का बर्थडे अटेंड करने का टाइम नहीं है, अपनी वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने का टाइम नहीं है, या फिर आप उन्हें किसी ऐसी जगह पे ट्रांसफ़र दे रहे हैं जहाँ पे उन्हें अपनी फैमिली से दूर रहना पड़ रहा है. सो as soon as they will get the opportunity to come near to their family, they will start looking for they will pick up that opportunity or they will look for the job change, and वो उस अपॉर्चुनिटी को ढूंढेंगे कि कैसे वो वापस अपनी फैमिली के पास आ सके. या फिर आपके ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा वर्क कल्चर है जहाँ पे आपके मैनेजर थोड़े इंसेंसिटिव हैं अपने टीम मेंबर्स को लेके, या वो उनको उतनी केयर नहीं कर रहे हैं उनकी जितना एम्प्लॉय चाहते हैं कि उनकी केयर हो. As an example, you have a female team member in your family and you are asking them to travel late in the night by train. Then that is an insensitive behavior. As a manager, it is your responsibility that you take care of your team member like your own family members. Then only they will look up to you as a manager, and उन्हें ये बात फील होगी कि हाँ, आप उनकी केयर करते हैं और आप उन्हें उनकी वर्क लाइफ में बैलेंस बनाने का मौका दें. उन्हें वो मौका दें कि वो अपनी पर्सनल लाइफ में भी उतना ही कंट्रीब्यूट कर सकें जितना कि वो अपनी प्रोफेशनल लाइफ में करते हैं. सो इसका मैं एक एग्जांपल आपको दूंगी. मेरी लास्ट ऑर्गेनाइजेशन में एक प्रैक्टिस थी कि हम हर वीकली मीटिंग में, डेली नहीं, वीकली मीटिंग में जब हम बैठते थे, हम सबसे पहले वीकली मीटिंग में अपनी एक प्रोफेशनल और एक पर्सनल गुड न्यूज़ शेयर करते थे. ये प्रैक्टिस एक बुक से पिकअप की गई है, मास्टरिंग द रॉकफेलर हैबिट्स. एंड ये गुड न्यूज़ शेयर करने का पर्पस ये होता था, जो कि कंपनी के एमडी ने बहुत बार क्लैरिफाई किया था एट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स और एट डिफरेंट लेवल ऑफ मीटिंग्स, कि आप प्रोफेशनल लाइफ में ही सिर्फ सक्सेसफुल नहीं होंगे, आपको पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों लाइफ में ही सक्सेसफुल होना ज़रूरी है. आपके पास गुड न्यूज़ आपकी लाइफ के दोनों एस्पेक्ट में होनी चाहिए, प्रोफेशनल लाइफ में भी और पर्सनल लाइफ में भी. तभी आप खुश रहेंगे. एंड यू शुड हैव दैट एस्पिरेशन टू विन एट बोथ द लेवल. ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रोफेशनल लाइफ में ही आपको जीतना है, आपको पर्सनल लाइफ में भी जीतना है. वहाँ पे भी आपके पास बहुत सारे हैप्पी मोमेंट होने चाहिए जो कि आप शेयर कर सकें. सो हर मीटिंग की शुरुआत एक प्रोफेशनल और पर्सनल गुड न्यूज़ से होती थी, चाहे उसमें आधा घंटा मीटिंग में एक्स्ट्रा लगे. दैट इज़ द काइंड ऑफ केयर वी गॉट इन दैट कंपनी. या फिर सो कमिंग बैक टू द रीज़न, या फिर आपकी कंपनी में इनफ्लेक्सिबिलिटी है वर्क आवर्स को लेके. आज की डेट में जब हम जिस जनरेशन के साथ काम कर रहे हैं, दे पीपल आर लुकिंग फॉर द फ्लेक्सिबल वर्क आवर्स. दे आर willing to deliver the work but as per their work,
एज पर देयर फ्लेक्सिबिलिटी। ऐसा नहीं कि आप इस पर्टिकुलर टाइम में ही काम करेंगे, स्पेशली व्हेन यू आर dealing with females, they have so much of other responsibilities to take care, especially in this COVID time when everyone is working from home. You have to give that flexibility to your team members that they can manage their work life. या फिर आपके ऑफिस में सिर्फ काम की बातें होती हैं, कोई फन नहीं है, then they are feeling that they are stressed, सिर्फ काम हो रहा है, काम के अलावा और कोई बातें ही नहीं हो रही हैं. So as a manager, it is your responsibility that you keep your employees engaged in a happy way. And even as an HR person, you have to ensure that your internal customers are happy at the workplace. Number 7 and the last reason which is mentioned in the book, that is loss of trust and confidence in senior leader. कि एम्प्लॉयज़ को अपने सीनियर लीडर में विश्वास ख़त्म हो गया है. अब ये बहुत सारे रीजंस की वजह से हो सकता है कि कंपनी ने कुछ प्रॉमिस किए वो फुलफिल नहीं किए, या मैनेजर ने कोई प्रॉमिस किए एम्प्लॉय को कि सपोज प्रमोशन के लिए कोई प्रॉमिस किए वो फुलफिल नहीं किए, देन दे विल स्टार्ट लूजिंग द ट्रस्ट इन देयर मैनेजर्स. या उन्हें लग रहा है कि कंपनी सिर्फ अपने फ़ायदे की बात कर रही है, कोई एम्प्लॉय के बारे में तो सोच ही नहीं रहा है, एम्प्लॉय की ग्रोथ के बारे में बात नहीं कर रहा है. या उन्हें लग रहा है कि सीनियर टीम लीडर जो हैं दे आर नॉट अप्रोचेबल, उन्हें अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं हम, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू अप्रोच देम, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू टॉक टू देम. देन ऑल्सो दे विल फील that the trust is not there in between the senior team and the employees. या फिर जो कम्युनिकेशन चैनल है, टॉप डाउन जो अप्रोच है कम्युनिकेशन चैनल की, वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है. एम्प्लॉयज़ को लगता है कि कंपनी में क्या चल रहा है उन्हें पता ही नहीं है, उन्हें सिर्फ उनके काम के बारे में बताया जाता है कि इतना काम कर लो, इसके अलावा कंपनी में क्या हो रहा है, कंपनी की क्या स्ट्रैटेजी है ग्रोथ के लिए, कंपनी के क्या प्लान है आगे बिजनेस के लिए, वो उनको बताया ही नहीं जा रहा है या डिस्कस नहीं किया जा रहा है. देन ऑल्सो दे विल फील दैट द ट्रस्ट इज़ नॉट देयर. सो इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सीनियर टीम लीडर्स दैट दे एस्टेब्लिश दैट ट्रस्ट, दे इंश्योर दैट प्रॉपर कम्युनिकेशन चैनल इज़ देयर इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड द एम्प्लॉयज़ आर इंगेज्ड इन द कंपनी. सो ये 7 रीज़न हैं जो कि बुक में बताए गए हैं जिसकी वजह से एम्प्लॉय क्विट करने के बारे में सोच सकते हैं, एम्प्लॉय डिसंगेज हो जाते हैं, प्रॉपरली इंगेज नहीं होते अगर इनमें से इन 7 रीज़न में से कोई भी परिस्थिति उनके सामने आती है. नाउ एज एन HR पर्सन or as a manager, it is our responsibility that we take care of our internal customer, our team member, and we keep them happy, we keep them engaged, then only we can grow in the company. So in my next video I'll talk about all the preventive steps which we can take to avoid these reasons. जो 7 रीज़न जिनके बारे में अभी हमने डिस्कस किया उन्हें हम अवॉइड कैसे कर सकते हैं, क्या हमें ऐसी चीज़ करनी चाहिए कि हम उन्हें काफ़ी हद तक मिनिमाइज़ कर सकें इन 7 रीजन्स को. That these things I'll discuss in my next video. Till then, keep learning, keep growing. Best of luck.